नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज एक नया वीडियो। और आज नए वीडियो में आज हमारा नया टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि मैंने एक एमसीक्यू सीरीज आपकी स्टार्ट की है जिसमें मैं ऑलरेडी आपको मैथ के 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवा चुका हूँ, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियोस जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, और नहीं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर क्लास 10 एमसीक्यू लिखे हुए हैं। उन प्लेलिस्ट के सभी चैप्टर्स को आप जरूर देख लेना। आप जो सबसे ज़्यादा आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं वो यही चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका बेसिक नॉलेज भी आपको अभी नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर ही आपने अगर मैं कहूँ तो थोड़ा बहुत बेसिक भी जो आप समझ रहे हो वो क्लास 10th में ही इसका समझ रहे हो। ठीक है, लेकिन ये 11th-12th में जब आप मैथ लोगे, जब आप फिजिक्स लोगे, तो वहां पर ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। तो मैं आपको इसको बेसिक से समझाता हूँ और उसके बाद में आपको इसका एमसीक्यू लगवाने भी सिखाता हूँ, जिससे आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा भी रहा हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको ये एमसीक्यू भी करवा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो देखो हमारे पास कितने रेशियोज होते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कोई भी एक ट्रायंगल, और बेसिकली हमारे जो सिलेबस में ट्रायंगल है वो कौन से ट्रायंगल को हम डील कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल को। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक 90 डिग्री आपका एंगल हो। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर मैं किसी भी साइड को मेजर करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास कुछ रेशियोज होते हैं जिन्हें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहता हूं। क्या कहता हूं? जिन्हें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहता हूं। और अब तक आप पूरे साल पढ़कर आए तो आप ये बात तो जरूर जानते होंगे, इतना बेसिक नॉलेज तो आपको होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप साइन थीटा के नाम से जानते हो। फिर दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपका कॉस थीटा होता है, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपका टेन थीटा होता है। ठीक है, अगर आप ये तीन रेशियोज समझ गए, साइन, कॉस और टेन, तो डेफिनेटली बाकी तीन इन्हीं के ही रेसिप्रोकल होते हैं या ये उनके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉस सेक थीटा। ये नाम तो मैं कुछ ऐसे लग रहे होंगे कि बहुत अजीब अजीब से अटपटे से नाम है, लेकिन यकीन मानो अटपटे से भले ही हो, लेकिन ये चैप्टर अपने आप में बहुत मतलब इजी चैप्टर हो जाता है अगर हम इसका बेसिक समझ जाते हैं, है ना। ऐसी अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा का जो रिवर्स होता है वो आपका होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का रिवर्स भी कॉस थीटा ही होगा। ऐसे ही टेन थीटा का जो रिवर्स होता है वो होता है आपका कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रिवर्स आपका टेन थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, यानी कि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, टेन कॉट का रेसिप्रोकल है, और कॉट टेन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हम इसको रेसिप्रोकल को ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं चाहूं तो साइन थीटा को वन अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूं, और चाहूं तो कॉसेक थीटा को वन अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं। मेरी दोनों बातें सही हैं क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। सेम ऐसे ही हम कॉस थीटा को वन अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर हम सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ऐसे ही हम चाहें तो टेन थीटा को वन अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं, और वहीं हम कॉट थीटा को वन अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा बेसिक है जो आपको चीजें समझने में आसानी करेगा। ठीक है, और कौन से ट्रायंगल में लगाने जा रहे हो तो वो भी याद रखना है। ये जो ट्रायंगल आपने लिया है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल करेंगे वो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल करेंगे, जिसमें एक हमें 90 डिग्री हमेशा गिवन होगा। ठीक है, और 90 डिग्री ट्रायंगल पे आप जानते हो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। 90 डिग्री और जो आपका जो भी थीटा गिवन होता है, जैसे आप इस यहां पे थीटा लिख दो, भाई थीटा का मतलब क्या है? थीटा इज द अननोन एंगल। ठीक है, या थीटा वो एंगल जो आपको गिवन है। दोनों चीजें आप कह सकते हो, अगर वो थीटा फाइंड करवाता है तो वो अननोन एंगल हो जाएगा, और थीटा अगर देता है तो वो आपका गिवन एंगल। ठीक है, तो थीटा के सामने जो भी साइड होगी वो हमेशा आपका परपेंडिकुलर होगा। कभी भी ऐसा ना सोचिएगा कि नीचे वाली साइड हमेशा बेस होगी, तो ऐसा कभी नहीं होता। ये डिपेंड करता है थीटा की पोजीशन पर। अगर थीटा के सामने आपकी साइड जो भी पड़ेगी वो परपेंडिकुलर होगी। अब जो बच जाएगी बाय डिफॉल्ट वो तीसरी साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। लेकिन कभी भी ट्रायंगल में अगर आपको दिक्कत नहीं रखनी है तो आप बस याद रखो कि जो 90 डिग्री की दोनों भुजाएं होती हैं या दोनों जो आर्म्स होते हैं वो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं। ठीक है, बाकी वो परपेंडिकुलर कौन सा होगा वो तो थीटा हमें डिसाइड करेगा, लेकिन 90 डिग्री की दोनों साइड्स परपेंडिकुलर और बेस को रिप्रेजेंट करती हैं। वहीं तीसरी जो साइड होती है जो 90 डिग्री के सामने होती है, यहां पर ये साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी।
बाकी आपने ये सुना होगा कि हाइपोटेनियस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, तो वो तो होती ही होती है, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन आप याद रखो तो 90 डिग्री के सामने जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी दैट इज योर हाइपोटेनियस। वो आपकी क्या होगी? वो आपकी हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं अगली बात आपको अगली स्लाइड पे समझाता हूँ। बाकी आपको पीडीएफ मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, अब अगर हम अगली बात करें तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से रेशियोज होते हैं एक बार आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और इन्हीं का ही रेसिप्रोकल जो आपने पढ़ा, ठीक है, दैट इज कॉसेक थीटा इजिकल टू, मैं हटा देता हूं ना, इजिकल टू की जगह हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? एरो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये हट हट गया। देखो, इसको यहां से इजिकल टू को हटा देते हैं, तो साइन थीटा का या कोसेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या थे? रेसिप्रोकल थे। सेम ऐसी कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं, और टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं। यही 6 रेशियो अभी आप पढ़कर आए हो। ठीक है, अब इनके बारे में दूसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है? अगर आप किसी भी रेशियो की, अगर आप किसी भी रेशियो की, ये मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको बहुत बहुत अच्छे से मैं समझा सकूं, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं आप में से अधिकांश लोग इसी चैप्टर में दिक्कत करते हैं और वो इसको छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं कि इसकी प्रूविंग हम पे होगी नहीं। पर मैं लिटरली कहता हूं, अगर आप मेरे ये 3 वीडियोस देखोगे, मैं 3 वीडियोस के बाद ट्रिग्नोमेट्री आपकी बिल्कुल आसान कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि 3 वीडियोस तो लगेंगे, क्योंकि मैं बेसिक भी समझाऊंगा, मैं उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और उसके एप्लीकेशंस भी करवाऊंगा, तो इसलिए 3 वीडियोस तो हमें लिटरली चाहिए। ठीक है, मैं सिंगल वीडियो को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहता कि वो बोरिंग सा लगने लगे ना, तो हम बहुत आराम से चीजों को समझेंगे, लेकिन 3 वीडियोस के बाद आपका चैप्टर बिल्कुल आपकी उंगलियों पर हो जाएगा। देखो, अगर आप किसी भी रेशियो की मल्टीप्लाई, अगर आप किसी भी रेशियो की मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल रेशियो के साथ कर दो, रेसिप्रोकल रेशियो के साथ कर दो, तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। अब ये जो बात मैंने यहां पे लिखी है, मैं आपको इसको बड़े सिंपल शब्दों में समझाता हूं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप साइन थीटा की मल्टीप्लाई किस में कर दो? कॉसेक थीटा में। या फिर मैं आपसे ये कहूं कि आप कॉस थीटा की मल्टीप्लाई सेक थीटा में कर दो। या फिर मैं आपसे ये कहूं कि आप टेन थीटा की मल्टीप्लाई कॉट थीटा में कर दो। यानी कि अगर किसी भी रेशियो की मल्टीप्लाई हमने उसके रिवर्स रेशियो के साथ ही कर दी, याद रखना, ये शब्द याद रखना, मल्टीप्लाई की बात करो, ना ऐड ना डिवाइड ना सब्सट्रैक्ट, सिर्फ मल्टीप्लाई। अगर आप साइन थीटा की मल्टीप्लाई उसी के रेसिप्रोकल रेशियो कोसेक थीटा के साथ करो, कॉस की सेक के साथ मल्टीप्लाई करो और टेन की कॉट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा 1 मिलेगा। क्यों मिलता है? तो आप जानते हो, आप चाहो तो साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा रख लो, और चाहो तो कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा रख लो, वो आपके ऊपर है। तो अगर मैं साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा रखूं, तो आप देखो कॉसेक थीटा को कट करेगा एंड आंसर विल बी 1। सेम ऐसी कॉस थीटा को अगर मैं 1 अपॉन सेक थीटा रखूं, मल्टीप्लाई में सेक थीटा है ही, कट करूंगा तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा? ऐसी अगर मैं टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा रखूं और इसकी मल्टीप्लाई कॉट में करूं, तो भी मुझे प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा? तब भी मुझे इसका रिजल्ट आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो साइन थीटा की कॉसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई, कॉट थीटा की सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई और टेन थीटा की कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई हमेशा क्या रिजल्ट देती हैं? 1 रिजल्ट देती। क्या रिजल्ट देती हैं? 1 रिजल्ट देती। ठीक है, अब अगली बातें और समझते हैं। देखो, मैंने आपको 2 स्लाइड में सिर्फ आपको अभी बेसिक समझाया रेशियोज का। ठीक है, अब हम तीसरी स्लाइड में और चीजें समझते हैं। और चीजें क्या हो सकती हैं ट्रिग्नोमेट्री में? और चीजें ये हो सकती हैं कि हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज भी होती हैं जो इन्हीं रेशियोज के रिलेशन को डिनोट करती हैं। ठीक है, इन्हें हम इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि इन्हीं पर हमारी प्रूविंग टिकी हुई होती है। और प्रूविंग के भी मैं आपको इतने अच्छे मेथड समझाने वाला हूं, उसके बाद आपको प्रूविंग में कभी नहीं डरना पड़ेगा। और फिर मैं आपको एक लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा, जिसके बाद मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं, प्रूविंग छोड़ के ही नहीं आ सकते। ये डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है,
कुछ भी नहीं होगा ना तो वो लॉजिक तो लग ही जाएगा जो मैं बताऊंगा लास्ट में, लेकिन 3 वीडियोस में कंप्लीट होगा। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिटरली 3 वीडियोस इसमें लगेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको समझनी है। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूं। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं। जैसे पहली आइडेंटिटी हमारी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। दूसरी आइडेंटिटी हमारी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि आप इसको 1 क्यों लिख रहे हो, मैं आपको प्रूव करके भी दिखा सकता हूं, बट उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्रूविंग में ना फंसे। ठीक है, आप प्रूविंग में ना फंसे, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आप बस वो चीजें अपने दिमाग में रखें। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मैं आपको जो अगली आइडेंटिटी लिख रहा हूं वो क्या होगी हमारी? वो आइडेंटिटी हमारी होगी कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। भाई ये सीक्वेंस में 3 आइडेंटिटी याद रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये 3 आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो अब इन 3 आइडेंटिटियों से देखो आप कितनी आइडेंटिटी बनाओगे। ठीक है, अब मैं आपको अगली स्लाइड में हर एक आइडेंटिटी को बिल्कुल डिटेल में समझाता हूं। जैसे हमारे पास पहली आइडेंटिटी क्या है, यहां मार्कर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमारे पास पहली आइडेंटिटी है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इनका सम हमेशा 1 आता है। ये मेरी पहली आइडेंटिटी है। अब इसके बारे में समझते हैं। देखो इससे आप कितनी बातें निकाल सकते हो। पहली बात, अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मैं इस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आऊंगा या नहीं आऊंगा? आप कहोगे बिल्कुल लेके आओगे। अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मेरे पास क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, हाँ के ना? लिख सकता हूं। दूसरी बात यहां से क्या पता चलेगी, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगा? तो मैं अब की, अरे ये कैसा हट गया, 2 मिनट, यहां पर क्या लिखा हुआ है 1। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाऊंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब एक आइडेंटिटी, अगर मुझे मेन आइडेंटिटी पता है तो क्या मैं ये 2 बातें वहां से निकाल नहीं सकता? कि अगर मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो इसका मतलब वहां से 2 बातें बहुत आराम से निकल सकती हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, ये मैंने पहली आइडेंटिटी में समझाया। अब दूसरी आइडेंटिटी में भी देखो मैं आपको समझाता हूं, उसमें और अच्छी बातें समझाऊंगा। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी आपकी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही था। अब यहां से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। अगेन सबसे पहले तो आप ये बताओ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे जी सेक स्क्वायर थीटा होगा, टेन स्क्वायर थीटा इधर ले आओ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी कि सेक स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है। दूसरा, अगर मैं अगर मैं यहां पर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो इस बार मैं सेक स्क्वायर थीटा को उठा के इधर नहीं लाऊंगा, क्योंकि यहां माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं पहले टेन स्क्वायर थीटा को इधर उठा के लाऊंगा और प्लस के 1 को इधर लाऊंगा। इस बार मैं उल्टा करूंगा। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां माइनस का साइन है तो मुझे माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाना है, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, जो कि कितनी आएगी? जब आप 1 को उठा के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यही होगा या नहीं होगा? तो यहां पर आपको बस ये थोड़ा सा माइनस का ध्यान रखना है। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है? टेन स्क्वायर थीटा की। और भाई यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। वो क्या बनता है? अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने क्या पढ़ा है अब तक? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर मैं यहां पर ए को सेक स्क्वायर थीटा मानूं और बी को टेन स्क्वायर थीटा मानूं, तो क्या आपको नहीं लगता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा? आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस वैल्यू को
हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a-b, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के। होगी या नहीं होगी? बताओ। ये वाली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरी वाली वीडियो में आपको मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, थर्ड वीडियो में। और हो सकता है सेकंड में भी हो जाए जब हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वहां पर इसका मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आपके जब अच्छे क्वेश्चंस देते हैं तो इन्हीं आइडेंटिटी पर इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ भी आ रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगली बात करें, अगली तीसरी आइडेंटिटी की बात करें, तो तीसरी आइडेंटिटी हमारी क्या थी? तीसरी आइडेंटिटी थी हमारी cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी भी दो बातें हम यहां से निकाल सकते हैं। पहली बात, अगर मैं cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहूं तो आप कहोगे cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आएगा या नहीं आएगा? यही आएगा। और अगर मैं यहां से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो अब याद रखना, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में, लेकिन मुझे प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं 1 को उठा के इधर लाऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा? आप कहोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। और तीसरी आइडेंटिटी जो कि मैंने वहां पर भी पढ़ाई आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको ए मानूं इसको बी मानूं, तो क्या मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू भी क्या होगा? 1 होगा। ये बात अभी आपने दूसरी आइडेंटिटी में समझी थी। बताओ, क्या ये बात समझ आई? और इस पे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अभी मैं इस पर ज्यादा आपको डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि ये आइडेंटिटी जब क्वेश्चंस में लगा के दिखाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। फिलहाल आपके लिए ये जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर की दो है। ठीक है, ऐसी यहां पर ऐसी यहां पर हमारी जो आइडेंटिटी है इंपॉर्टेंट है, ये वाली आइडेंटिटी क्वेश्चंस में लगकर ही आपको समझ आएगी। तो मैंने आपको तीन चीजें आपको बहुत आराम से समझाई। ठीक है, तीनों चीजों में आप ये समझ गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से दो वैल्यू बनाई। सेम ऐसी हमने दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से दो वैल्यू बनाई, और सेम ऐसी हमने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से तीन वैल्यू बनाई। ठीक है, छह रेशो के बाद आपने आइडेंटिटीज पढ़ी। अब जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो क्या है? वो है आपका रेशोज का फॉर्मूला। अब रेशोज का फॉर्मूला क्या होता है, अब हम उसकी भी बात कर लें। फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले को याद करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है। ठीक है, अब उसको दो तरीके से याद करा जा सकता है। जैसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा पी, पी और पी अपॉन एच, एच, पी। अब आप कहोगे ये आपने क्या लिखा है? ये मैंने उन रेशियोज को याद करने के लिए एक फॉर्मूला लिखा। इसमें जो ये पहला फॉर्मूला है ये दिख रहा है, दिस इज पहला फॉर्मूला। ये पहला फॉर्मूला याद रखना है, ये साइन रेशियो का है। ये जो दूसरा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये ये फॉर्मूला आपका कॉस के रेशियो का है। और ये जो तीसरा फॉर्मूला आपको दिख रहा है पी अपॉन बी, ये आपका टेन के रेशियो का है। यानी कि अगर कहीं भी आप साइन थीटा को ट्रायंगल से निकालना चाहते हैं तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो चाहिए। आप कॉस थीटा को निकालना चाहते हैं तो आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए। और अगर आप टेन थीटा को निकालना चाहते हैं तो आपको रेशियो चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। यही चाहिए। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका ये है, पापा, हे पापा, पापा बीड़ी पियोगे? अब देखो, बीड़ी को तो प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन याद करने का तरीका है ना, तो इसलिए आप यार थोड़ा सा याद करने में ही बस इसका इस्तेमाल करना। अपनी निजी जिंदगी में अपनाने का इस्तेमाल मत करना। ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे? अब भैया पापा चाहते हैं पीना तो पापा कहेंगे हाँ, हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो बिल्कुल पियेंगे।
तो याद करने का एक तरीका तो ये है कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। और दूसरा तरीका आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैंने आपको दो तरीके बता दिए, दोनों तरीके का इस्तेमाल सिर्फ याद करने के लिए इस्तेमाल करें, बाकी निजी जीवन में ज्यादा इस्तेमाल ना करें, ठीक है। साइन कॉस टेन हो गया। अब साइन का रिवर्स रेशियो आपने क्या पढ़ा था, कोसेक थीटा। अगर साइन पी अपॉन एच है तो कोसेक थीटा एच अपॉन पी होगा, हाँ के ना। कॉस अगर बी अपॉन एच है तो सेक इसका रेसिप्रोकल होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपॉन बी। और टेन अगर पी अपॉन बी है तो कॉट क्या हो जाएगा आपका, बी अपॉन। बताओ 6 के 6 रेशियो के फॉर्मूले आपको आ गए या नहीं आ गए? 6 के 6 रेशियो के फॉर्मूले आपको समझ आ गए, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूले समझ आ गए, अब इनको इंप्लीमेंट करना कैसे सीखते हैं। हमने आपको बताया कि हम जिस ट्रायंगल की बात करते हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये रहा, ये एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है। हमने इसको ए लिखा, ये बी हो गया, ये सी हो गया। 90 के सामने हाइपोटेनियस, अगर मैं इसको थीटा मानूं तो परपेंडिकुलर यहां हो गया और बेस यहां हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे साइन थीटा गिवन है, मुझे साइन थीटा गिवन है, कितना दे रखा है, मैं आपसे कहूं मुझे साइन थीटा गिवन है 5/30, देन तो आप मुझे बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताइए। अब आप कहेंगे कि अभी हमने पढ़ा था कि साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो मुझे गिवन है, ये जो मुझे गिवन है ये मेरा परपेंडिकुलर है, और ये जो नीचे मुझे गिवन है ये मेरा हाइपोटेनियस है, यही तो पता है। अगर ऐसा है तो क्या मैं परपेंडिकुलर को क्या लिख सकता हूं, मैं परपेंडिकुलर को 5 लिख सकता हूं, हाइपोटेनियस को मैं 13 लिख सकता हूं। यानी कि मुझे ट्रायंगल में अगर बेस और पता चल जाए तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालूंगा, और यहीं बैठे बैठे कैसे निकालूंगा भाई। सभी ने पढ़ा होगा, एक थ्योरम है, बड़ी फेमस थ्योरम है राइट एंगल ट्रायंगल में, और वो है पाइथागोरस थ्योरम। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तभी कहलाएगा जब वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया तो वो ट्रायंगल 100% राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एच स्क्वायर बराबर होना चाहिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। मुझे एच कितना गिवन है, आप कहोगे एच गिवन है जी 13 का स्क्वायर, पी कितना गिवन है, आप कहोगे जी 5 का स्क्वायर, तो यानी कि मुझे बेस निकालना है। हाँ जी। आप कहोगे 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इधर लाओगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर बेस का स्क्वायर। बेस स्क्वायर बराबर 169 में से 25 को घटाओगे तो 144, लेकिन ये वैल्यू तो बी स्क्वायर की है, पर मुझे वैल्यू तो बी की चाहिए। जब स्क्वायर दूसरी तरफ आता है तो वो अंडर रूट बनता है, और अंडर रूट ऑफ 144 सभी जानते हैं क्या होता है, हाँ। इसका मतलब जो बेस आएगा वो कितना आएगा, 12। अब देखो, अब कितने रेशियोज आपके होते हैं, आप कहोगे 6 रेशियोज होते हैं। भाई 6 में एक तो पता है, क्या पता है, साइन थीटा। बात कर लेते हैं कॉस थीटा की, बात कर लेते हैं टेन थीटा। आप कहोगे कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस कितना है बताओ, 12। हाइपोटेनिस कितनी है, आ गया कॉस थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5, और बेस कितना है 12, आ गया टेन थीटा भी। भैया अगर कॉस थीटा 12/13 है तो सेक थीटा का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही क्या है, उसमें सीधा इसका उल्टा लिख दो 13/12। अगर टेन थीटा 5/12 है तो कॉट थीटा में फॉर्मूला ही क्यों लगाना, सीधा इसका उल्टा कर दो 12/5। और सेम ऐसी अगर साइन थीटा 5/13 है तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा होगा या नहीं होगा, यानी कि 13/5। तो बताओ 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आराम से निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, निकाल पाए। समझ आए कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। ओके, तो आपको ये बातें मैंने आपको समझाई, मैंने आपको आइडेंटिटीज समझाई, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझाए, फॉर्मूले समझाए, और एक हमारे लास्ट 2 फॉर्मूले होते हैं जिसे मैं यहीं इंक्लूड करूंगा, और इन्हें स्पेशल फॉर्मूले रख लेना क्योंकि हमारी प्रूविंग में इस्तेमाल होंगे। टेन थीटा, अगर आप टेन थीटा पे नजर डालोगे ना तो टेन थीटा वास्तव में साइन थीटा और कॉस थीटा का ही रेशियो होता है।
टेन और कुछ नहीं है, टेन वास्तव में साइन और कोस का ही एक रेशियो है। और अगर टेन थीटा साइन अपॉन कोस है तो कॉट थीटा इसका जस्ट रिवर्स होगा, यानी कि वो होगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले आपको प्रूविंग में बहुत काम आएंगे। जहां भी टेन दिखेगा वहां हम साइन अपॉन कॉस तोड़ेंगे, जहां भी कॉट दिखेगा वहां हम कॉस अपॉन साइन तोड़ेंगे। ठीक है भाई। लास्ट चीज इसके बेसिक में जो आपकी बच जाती है वो क्या होगी, वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। अब हम लास्ट अपने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पर आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेस खत्म हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, कुछ एंगल्स स्पेसिफिक हैं जिस पर हमें सिर्फ उनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, और उनको याद करने के तरीके क्या हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आप क्या लिखेंगे, आप इधर लिखेंगे साइन, इधर लिखेंगे कॉस, और इधर लिखेंगे टेन। अच्छा, मैं तीन एंगल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाकी तीन तो इसके रिवर्स ही होंगे। ठीक है, ये एक सीधी लाइन, एक लाइन हमने यहां से ड्रॉ कर दी सीधी, एक लाइन हमने यहां से ड्रॉ कर। ठीक है, ये पहला जो रेशियो आपके पास होगा, थोड़ी सी हमारे पास जगह कम बचेगी तो एक काम करते हैं, इसको फिलहाल यहां से हटा देते हैं। समझ तो आई गया, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं 0 डिग्री, फिर मैं लिख देता हूं 30 डिग्री, फिर मैं लिख देता हूं 45 डिग्री, फिर मैं लिख देता हूं 60 डिग्री, एंड लास्ट इज 90 डिग्री। ठीक है भाई, ये आपको वैल्यूज याद करने हैं। अब कैसे याद करने हैं देखो, बहुत तरीके मिलेंगे, ट्रिक्स बहुत सारी हैं, यूट्यूब पे सर्च करोगे लाखों ट्रिक आ जाती हैं इसको याद करने। लेकिन मैं तो आपसे ये कहता हूं, अगर आपको उसका बेसिक पता है ना तो आप उसको ट्रिक से एक बार को आप बहुत लंबे समय तक याद ना कर पाओ, लेकिन बेसिक से चीजें याद रहती हैं। मैं ये कहता हूं कि साइन थीटा की पहली लाइन आप हमेशा याद रख लो, साइन 0 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2, और फिर 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। साइन याद हो गया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर भाई। अब इसके बाद जब आप cos थीटा को लिखोगे ना तो साइन के रिवर्स तरीके से, मतलब पीछे से लिखना। जैसे साइन की जो वैल्यू आपने लिखी है ना उसको पीछे से अगर आप लिख दोगे तो वो cos की वैल्यू हो जाएगी। जैसे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और फिर 0। ये वैल्यू किसकी हो गई, ये साइन की हो गई। किसकी वैल्यू हो गई, साइन की वैल्यू। अब अगर मैं टेन थीटा को लिखना चाहता हूं तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो उसमें बताया स्लाइड में कि टेन थीटा साइन का और कॉस का ही रेशियो होता है। तो अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू लिखना चाहता हूं तो मैं जनरली इसको ही तो डिवाइड करूंगा। अब मैथ में ये चीज सब जानते हैं कि 0/1 तो 0 होता है। सब जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर 0 है तो आंसर 0 आएगा। बट व्हाट इफ डिनोमिनेटर इज 0? क्या होगा अगर डिनोमिनेटर 0? आप याद रखना, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। और ऐसे नंबर जो 0 से डिवाइड होते हैं, यानी कि अगर किसी का भी डिनोमिनेटर 0 आए, अगर किसी का भी डिनोमिनेटर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होती है। यानी कि 1/0 इज इन्फिनिटी, या फिर इसको दूसरे टर्म में हम नॉट डिफाइंड कह देते हैं। ठीक है, तो 0/1 0 होगा, लेकिन 1/0 हमेशा इन्फिनिटी होगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा √3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे मिलेगा 1। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 1/√। ये साइन कॉस और टेन की वैल्यूज। अगर आपको साइन कॉस और टेन की वैल्यूज पता है तो अब आप बाकी बची हुई तीन वैल्यूज को बहुत आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो बची हुई तीन वैल्यूज कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे जो मेरी तीन वैल्यूज बच गई वो कौन कौन सी बची। एक मेरा बचा कॉसेक थीटा, एक मेरा बचा कॉट थीटा, सॉरी, एक तो इससे जो है ना रफ नहीं होता आसानी से। एक मेरा बचा सेक थीटा और एक मेरा बचा कॉट थीटा। ठीक है, हम वही काम करेंगे, एक सीधी लाइन यहां खींची, एक सीधी लाइन हमने यहां खींची, एक सीधी लाइन हमने यहां खींची। ठीक है, और एक लाइन हमने यहां खींची। कौन कौन से एंगल थे, 0 डिग्री, फिर क्या था 30 डिग्री,
उसके बाद था 45 डिग्री, उसके बाद था 60 डिग्री एंड लास्ट था 90। यही वैल्यूज हमें करनी थी। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको ये पता है कि साइन थीटा की वैल्यू ये है तो कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा ही तो होगा। अब याद रखना, जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा क्या होता है भाई, जीरो के नीचे तो वन ही है ना। जो जीरो बना होगा वो तभी तो बना होगा जब 0/1 होगा, तभी तो आप जीरो लिख सकते हो, वरना जीरो लिख ही नहीं सकते। अगर आप 0/1 यानी कि जीरो का ही उल्टा कर रहे हो तो वो 1/0 हो गया। और 1/0 को आप क्या कहते हो, नॉट डिफाइंड। इसको चाहो तो याद रख लेना, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, जबकि नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जीरो होता है। दिमाग में बैठा, जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का उल्टा जीरो। तो जीरो साइन जीरो है, इसका उल्टा क्या होगा, आप कहोगे इसका जो उल्टा होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, उसकी 1/√2 थी, इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी, वो √3/2 था, ये 2/√3 हो जाएगा, और वो 1 था, 1 का उल्टा तो 1 ही है। फिर सेक थीटा, चाहो तो कॉस का उल्टा कर लो, चाहो तो कॉसेक वाली लाइन को ही उल्टा लिख दो, 1 2/√3 √2 2 और नॉट डिफाइंड। क्लियर है। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या पढ़ा आपने, पढ़ा टेन जीरो की वैल्यू क्या पड़ी थी, जीरो, और जीरो का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। फिर नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या पढ़ा था आपने, नॉट डिफाइंड का उल्टा होता है जीरो, यानी कि कॉट 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। बाकी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/√3, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 की वैल्यू, सॉरी इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी √3 हो जाएगी, और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 जाएगी। तो मैंने आपको टेबल भी बनानी सिखाई, टेबल के बारे में भी समझाया, और उसको याद करने के लिए आपका अप्रोच भी मैंने बताया। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं। आज आपने जितना पढ़ा है इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। अब आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करो या ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग करो, कुछ भी करो, इसके बाहर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। तो समझ लो, इतनी सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, ये सारी चीज आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि हम जब करेंगे ना इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारा बेसिक हमें उस समय नीड होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको आज एक बेसिक क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, ये वाला अभी नहीं, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंगल्स पढ़े, तो आपके पास एंगल्स की वैल्यू लिखी हुई होंगी, अगर लिख रखी है तो अच्छी बात है। जैसे साइन 30 है, साइन 30 1/2 होता है, कॉस 60 कितना होता है, वो भी 1/2 होता है, माइनस साइन 60 कितना होता है, आप कहोगे वो होता है √3/2, और कॉस 30 कितना होता है, तो वो भी आपका यही होता है √3/2, यही तो होता है। ठीक है, वैल्यूज अगर याद है तो अच्छी बात है भाई। 1/2 को ऐड करोगे 1, माइनस √3/2, √3/2 को ऐड करोगे तो 2√3/2, 2 से जाएगा 2 कट, एंड आंसर इज 1 माइनस √3। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ ट्रिग्नोमेट्री कोई हार्ड लगी आपको, अभी तो अब ये वैल्यूज मैंने समझाए, अब आप कहोगे मैं वैल्यूज भी याद ना करूं और मेरा काम आसान हो जाए, ऐसा तो नहीं हो, है ना, वैल्यूज तो याद करनी पड़ेंगी। इसका आंसर बताओ, tan60/cot 30, आप कहोगे tan60 की वैल्यू अभी मैंने बताया √3, और cot 30 की भी वैल्यू √3 होती है, कट करोगे आंसर इज 1, ऑप्शन नंबर बी आंसर। वैल्यू याद करनी पड़ेगी, है ना, क्वेश्चन की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। बताओ देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, आइडेंटिटी अभी बताई थी ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर है। मतलब आप ये देखो, ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, और इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं आपको, है ना। ये आपसे कह रहा है कॉस एक्स की वैल्यू 2/3 है, तो बताओ टेन एक्स क्या होगा, बताओ टेन एक्स क्या होगा। आपको पता है कॉस का फॉर्मूला क्या पता है मैंने, बेस, और नीचे क्या होता था, हाइपोटेन्यूस, यही बताया। सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालो। अब परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ी है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर पड़ा है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस मुझे गिवन है 3 का स्क्वायर, बेस मुझे गिवन है 2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मुझे चाहिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 5 के, और परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट, यही आएगा। मुझसे 10x की वैल्यू पूछ रहा है,
10x का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, √5, और बेस कितना है, 2। आंसर इज √5/2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देख रहे हो, अगर बेसिक अच्छा है ना तो ऐसे क्वेश्चंस झटपट हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन चलो इसको तो हम कल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। sin 60 cos 30 1/2, सॉरी √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 भी आपका √3/2 होता है, प्लस sin 30 आपका 1/2 होता है, मल्टीप्लाई cos 60 आपका 1/2। भाई सॉल्व करोगे कितना मिलेगा, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 हो जाएगा। भाई ये मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है कि एलसीएम ले लो। लोग बाग मल्टीप्लाई में भी एलसीएम ले लेते हैं, बताओ यार। 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई करोगे 1/4। 3 + 1 को ऐड कर दोगे 4/4 हो जाएगा, एंड कट कर दोगे, आंसर इज 1। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कल हम क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, टेंशन मत लो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। और कल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम आइडेंटिटीज पर भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन प्रूविंग हम अपने तीसरे वीडियो में करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रूविंग बहुत अच्छे से करवाऊँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपका भाई ऐसे ही आपका साथ देता रहेगा एग्जाम तक। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।